नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस दैनिक क्विज में देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप कोई भी डाउट है आपके मन में यूपीएससी को लेकर, आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको जरूर से जरूर भर दीजिएगा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी की तरफ से आपके पास कॉल आ जाएगी और वहां पर आप जो प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब सत्र को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन से कथन सही हैं। देश भर में सिविल सेवकों द्वारा किए गए अनुकरणीय कारकों को स्वीकार करने, मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए तैयार किया गया है। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 में एक ट्रॉफी, एक स्क्रॉल, पुरस्कृत जिला संगठन को 20 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसका इस्तेमाल जन कल्याण के किसी भी क्षेत्र में, परियोजनाओं को, कोई प्रोग्राम है, कोई योजना है, उसको पूरा करने में या कहीं पर कोई रिसोर्सेज की कमी है उसमें यूटिलाइज कर लिया जाएगा। पीएम के पुरस्कार सिविल सेवा दिवस पर राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान करे जाते हैं। इस प्रश्न को लगाने का प्रयास करिए वीडियो को पॉज करके। अब देखिए, ये पीआईबी का आर्टिकल है, यहां पर आप देख पा रहे हो कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 ये प्रदान करे गए हैं। अब यहां पर आप देखोगे बेसिकली इस पूरी हेडिंग से ही आपको इस पूरे आर्टिकल का अर्थ समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि कोई भी जैसे प्रशासनिक अधिकारी हैं, कोई भी संगठन है, तो अगर वो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करते हैं, अभिनव काम करते हैं, किसी भी योजना को लेके, किसी ऐसे सब्जेक्ट को लेके जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वीक था, किसी एक मुद्दे को उठाते हैं, उस पर अपना 100% देते हैं जिससे कि समाज की भलाई होती है, तो उस केस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पुरस्कार दिए जाते हैं, तो उनको एक तरीके का एप्रिसिएशन दिया जाता है। अब ये पुरस्कार आपको पता है कि सिविल सेवा जो दिवस होता है उसके दिन दिए जाते हैं और प्रधानमंत्री के द्वारा दिए जाते हैं। अब अगर वापस अपने प्रश्न पे लौटते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ये राष्ट्रपति नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दिए जाते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन होगा बी, कोई दो। अगला प्रश्न एमपी लैड्स स्कीम के बारे में। अब एमपी लैड्स में एक नई चीज ऐड ऑन करी गई है, वो क्या है? ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन। उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही है। मोबाइल ऐप सुविधा पहुंच प्रदान करेगा जिससे सांसद अपनी उंगलियों पर परियोजनाओं के प्रस्ताव ट्रैक और निगरानी कर सकेंगे। यह रियल टाइम एक्सेस निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बढ़ाता है, जिससे कि जरूरत क्या है, उस टाइम की करंट मांग क्या है, डिमांड क्या है, उसके प्रति एक्शन लेना संभव हो पाता है। एप्लीकेशन सांसदों और जो उस प्रोजेक्ट के अधिकारी होते हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है उसको रियल टाइम पे कम्युनिकेट करेगा, जिससे सूचनाओं के अधिक कुशल आदान प्रदान की सुविधा मिलेगी। अब वीडियो को पॉज करके इसको करने का प्रयास करिए। यहां पर देखिए, ये भी पीआईबी का आर्टिकल है। यहां पर जो हमारी एमपी लैड्स स्कीम है, एमपी लैड्स स्कीम का मतलब क्या था कि जो हमारे संसद सदस्य होते हैं तो वो पर्टिकुलर स्थानीय स्तर पर जहां के वो सांसद होते हैं उसमें पेयजल जैसी समस्या, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गई, ठीक है, अन्य ऐसी जितनी समस्याएं, रोड्स नहीं बनी हैं, तो इनसे जुड़ी हुई समस्याओं का अपने स्तर पर सॉल्व करते हैं। तो उस वजह से यहां पर एमपी लैड्स स्कीम यहां पर स्टार्ट करी गई थी। जरूरत के आधार पर उनके क्षेत्र में कोई भी डिमांड वहां के लोग करते हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब उसमें क्या करा गया है, जो ई साक्षी मोबाइल ऐप है इसको जोड़ दिया गया है। मोबाइल ऐप जोड़ने का सीधा सा मतलब यह है कि भाई जहां पर योजना का क्रियान्वयन हो रहा है उस जगह पर कितना काम हुआ, काम का एक डेडलाइन थी कि इतने दिनों में काम खत्म होना है, तो 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में काम की प्रोग्रेस क्या है उसको ट्रैक करना। जो भी अधिकारी, जो भी व्यक्ति उस काम से जुड़े हुए हैं उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करना, उस एप्लीकेशन के माध्यम से हर चीज को रियल टाइम पे मॉनिटर करना और ट्रैक करना। तो ये बहुत अच्छी चीज यहां पर देखने को मिली है। अब इस प्रश्न को देखोगे तो यहां पर तीनों ही कथन सही है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन है सी, सभी 3। तीसरा प्रश्न, प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर या वल्लुवर, जिनको ये दोनों नाम से जानते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही हैं। सबसे प्रसिद्ध कृति जो है वो तिरुकरक्कल है। नैतिकता, राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रेम को संबोधित करने वाले दोहे का एक संग्रह या कविताओं का एक संग्रह है। 1935 में तमिलनाडु सरकार ने आधिकारिक तौर पर 31 ईसा पूर्व को वल्लुवर वर्ष के रूप में मान्यता दी। तमिलनाडु सरकार पोंगल उत्सव के हिस्से के रूप में कवि के सम्मान में 15 जनवरी या अगर लीप ईयर है तो 16 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस के रूप में मनाती है।
हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करने का प्रयास करिए। अब आपको पता है ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, व्हाई द तमिलनाडु सीएम एंड गवर्नर पोस्ट ऑन तिरुवल्लुवर डे स्पार्क्ड अ रो अगेन। बट हमें उस पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, तो यहां से जो तमिल साहित्य के तमिल के कवि, प्रसिद्ध कवि रहे तिरुवल्लुवर, उनके बारे में है। अब आपको पता है जो द्रविड़ समूह है वो इनको संत भी कहता है, क्योंकि ये जाति व्यवस्था के बिल्कुल विरोधी थे, उस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। कई लोग इनको हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ मानते हैं, कई लोग इनको जैन धर्म से जुड़ा हुआ मानते हैं, तो इसमें भी एक विवाद चलता है। इनकी जो एक सबसे फेमस संग्रह है कविता का, उसको तिरुकुरल कहा जाता है। बेसिकली ये 3 पार्ट में है, आपको पता होना चाहिए। एक पार्ट इनका प्रेम के ऊपर लिखा हुआ है, एक पार्ट में आपकी राजनीति की बातें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर डिवाइड है, और एक पार्ट में बात करा जाएगा तो यहां पर नैतिकता यानी कि मोरालिटी की बात भी करी गई है। जैसे आप प्रेम की बात करते हो ना, तो प्रेम में आपको देखा होगा यहां पर सद्गुण की बात करते हैं, तो यहां पर कामम की बात करते हैं। राजनीति की बात करते हैं तो यहां पर पोसल या पोरुल की बात करते हैं। और अगर नैतिकता की बात करते हैं तो यहां पर जैसे सद्गुण की बात हो रही है या मोरालिटी की बात हो रही है, तो उसमें आराम की बात करते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें भी यहां पर हमारे तीनों कथन सही हो जाएंगे, तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। चौथा प्रश्न देखते हैं, भारत में पुंगनूर गाय प्रजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा उन्होंने ट्वीट करी थी कुछ फोटोज। मकर संक्रांति के दिन जैसे माना जाता है कि गाय को कुछ खाना खिलाना चाहिए, तो बड़ा पवित्र माना जाता है, तो उस दृष्टि में यहां पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं तो पंगनूर गाय के साथ उसको चारा खिलाते हुए फोटो उनकी यहां पर ट्विटर हैंडल पर उन्होंने करी, तो वहां से हमारे लिए गाय की ये जो प्रजाति है वो हाईलाइटेड हो जाती है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट वही है जो मैंने अभी आपको बताया। अब जब पंगनूर गाय के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये सबसे अनोखी एक बौनी गाय है, ठीक है। इसकी प्रजाति के बारे में चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि एक समय ऐसा था कि इनकी प्रजाति की संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई थी। कम इसलिए हो गई थी क्योंकि भारत में कई सारी विदेशी नस्लों की गाय आने लगी, या क्रॉस ब्रीड करके जो गाय उत्पन्न होती हैं वो आने लगी, तो इनको इतनी वैल्यू दी नहीं गई। अब जाके यहां पर इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जैसे कि आप बात करोगे 2012 में ना, ये केवल आंध्र प्रदेश तक सीमित रह गई थी, और आंध्र प्रदेश में भी आपको पता है जो पुंगनूर, चित्तूर जिला है, तो उसके अंदर पुंगनूर एक नगर पालिका पड़ती है, तो उसी नगर पालिका के नाम पे ही इनका नाम पुंगनूर गाय पड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा मात्रा में, अच्छी मात्रा में वसा भी इनके दूध में देखी जाती है। 3 से 5 लीटर के आसपास एक गाय जो है वो दूध देती है, तो काफी ज्यादा हमारे मतलब पौष्टिक आहार के लिए प्लस गायों की स्पीसीज के लिए गाय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला वाला कथन है कि वे एक अनोखी बौनी नस्ल है जिसे दुनिया में सबसे छोटे कुबड़ वाला मवेशी समझा जाता है, एकदम सही है। 2012 की जनसंख्या में पंगनूर केवल कर्नाटका में पाए जाते थे, नहीं, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब अगर 2019 की बात करोगे तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यहां पर भी इनकी संख्या पाई जाती है। नर के सींग मादाओं के मुकाबले थोड़े लंबे होते हैं, नहीं, यहां पर मादा के सींग ज्यादा लंबे होते हैं नर से। तो ये वाला स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। 2013 का प्रश्न देख लेते हैं। सरकार ने पंचायत बंद, यहां पर पीसा एक्ट की बात हो रही है, 1996 में लागू करा गया। निम्नलिखित में से कौन सा इसके उद्देश्य के रूप में पहचाना नहीं गया है? ध्यान दीजिएगा, अब ये बहुत ज्यादा बेसिक सा स्टैटिक प्रश्न, बट ये रखने का उद्देश्य यही है कि आपको पता चले कि स्टैटिक पोर्शन भी हमको पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी बहुत ज्यादा बेसिक प्रश्नों में भी आपको यूपीएससी जो है वो प्रॉब्लम में डाल सकता है। अब इस प्रश्न को आप करेंगे तो इसका आंसर बताता हूं। इसका बेस्ट आंसर है सी, आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र बनाना। ये इनके उद्देश्य के रूप में नहीं है, बाकी सारे जो यहां पर ऑप्शन लिखे हुए हैं वो इनका एक उद्देश्य पेशा एक्ट के अंतर्गत आता है। आज के तथ्य में देखिए, सड़क सुरक्षा को मैंने लिया है यहां पर पीआईबी का आर्टिकल, और ये तथ्य ना, ये हमारे लिए मेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है रिपोर्ट। एक्चुअली में हुआ क्या है, यहां पर आप देखोगे इस रिपोर्ट के अंतर्गत कि यहां पर जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी, तो उन्होंने यहां पर एक लाइन यूज करी है, 2030 तक सड़क दुर्घटना से जो मौतें होती हैं उनको 50% तक कम करना है। तो हम एज ए इसको भूमिका के तौर पर मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। अब यहां पर जो सड़क सुरक्षा में ना 4E की यहां पर बात करी गई, पहला यहां पर इंजीनियरिंग यानी कि अभियांत्रिकी की बात करी गई है, तो सड़क टेक्नोलॉजी में रोड को बनाने की टेक्नोलॉजी, वो हम लोग कैसे उसमें और नवाचार ला सकते हैं। यहां पर प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट, एजुकेशन और इमरजेंसी, इन सब चीजों की यहां पर बात करी गई है। और ये 4E अगर हम सड़क सुरक्षा में ध्यान देंगे तो हम जाहिर सी बात है जो हमारा ये टारगेट है हम उसको अचीव कर पाएंगे। इसी के साथ साथ यहां पर इन्होंने क्या लिखा है कि हमारे बिहेवियर में भी बदलाव आना चाहिए। केवल जनता का, केवल सरकार का ये कर्तव्य नहीं है कि वो योजनाएं लाए, वो नियम कानून बनाए, तभी हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सड़क में किस तरीके से
चलना है, कैसे हमें अपनी कार को, बाइक को वहां पे ड्राइव करना है, उसके लिए हमें अपने बिहेवियर में भी चेंज लाना चाहिए। अब जैसे 2022 की बात करें तो यहाँ पर 4.5 लाख से ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक बुरी खबर यह है कि 12% यहाँ पर जो दुर्घटना है वो बढ़ी है और 10% इसमें डेथ बढ़ी है। अब यहां पर ये लोग बात करते हैं कि देखो इन दोनों चीजों से ना, एक तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट मानव जीवन है, उसकी हानि होती है, दूसरा जो हमारा जीडीपी है ना उसमें 3% की कमी आती है। सोच के देखिए, है ना। अब यहां पर पुरस्कार की व्यवस्था करी गई, तो देखिए नागपुर में सकारात्मक परिणाम मिले, इसको ना आप एक केस स्टडी के रूप में ले सकते हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे इंटरव्यू में भी पूछा सकते हैं कि आप अगर यहां पर हैं और आप देख रहे हो कि आपके जिले के अंदर बहुत सारी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो किस तरीके से आप इसको रोकने का प्रयास करोगे। तो उसमें से एक सॉल्यूशन ये है कि पुरस्कृत करना, जो अच्छा सड़क पे व्यवहार करता है, व्यवहार इन द सेंस कि यहां पर अच्छे से ड्राइव करना, सारे नियमों का पालन करना, तो उसको एप्रिसिएशन देना। तो यहां पर आप नागपुर मॉडल की बात कर सकते हो। यहां पर देखिए कितनी अच्छी सेकंड बात बताई गई है कि ड्राइवरों की जो नियमित आंखें हैं उसकी जांच करना। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंतर्गत ऐसे फ्री के शिविर आयोजित करे जाएं जहां पर ड्राइवर्स की हर समय जो आई है उसकी टेस्टिंग हो सके, ठीक है। जो हमारे स्कूल कॉलेजेस होते हैं, देखिए ये तीसरा केस, चौथा सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन इंटरव्यू में आप आराम से बता सकते हो इस इतने से पीआईबी के आर्टिकल में। चौथा यहां पे बताते हैं कि जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वहां पर जाके जो हमारे युवा हैं उनको पूरी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराना, उनको बताना सड़क पे किस तरीके से चलना चाहिए, कैसे सिग्नल्स का मतलब क्या होता है, रेड का, ग्रीन का, हालांकि सबको पता होता है, बट फिर भी वर्कशॉप से ना एक अलग इंपैक्ट पड़ता है। हेलमेट कितना जरूरी है, हाई स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए, है ना, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर बताई जा सकती हैं। इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज वगैरह में जो हमारे स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं, वहां पर भी इंप्लॉयज काम करते हैं, तो उनको भी अपने इंस्टीट्यूशन में इस तरीके की वर्कशॉप जो है वो ऑर्गेनाइज करानी चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा कि ये किस तरीके की बातें यहां पर कर रहा है, ठीक है। चलिए आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, SLIM, मैं ये आपको हिंट देता हूं, ये एक मिशन है हाल ही में, बताइए कौन से देश का मिशन है और ये यहां पर इस मिशन के अंदर किस चीज की बात करी जा रही है, ठीक है। तो आज के डेली क्विज में इतना ही रखते हैं। गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, आपको यहां से कॉल आ जाएगा, तो उसमें आप 1-to-1 सेशन अपना कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी डेली क्विज के अगले सेशन में कुछ नए इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।